नमस्कार, स्वागत है आपका हस्तक्षेप में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आज बात करेंगे हम जो 2 दिन की चर्चा हुई संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर। सभी वक्ता बोले, ज्यादातर वक्ता अच्छा बोले, दोनों पक्षों की ओर से बड़ी पुरजोर ढंग से अपनी बात कही गई। लेकिन ज्यादा फोकस हम आज के अपने इस संवाद में करेंगे राहुल गांधी बनाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बीच में जो बातचीत हुई। बीच में तो क्या हुई, जो दोनों ने, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने अपनी बात रखी और प्राइम मिनिस्टर ने अपनी बात रखी, उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु निकलकर सामने आए, किन पे आपका और हमारा ध्यान ज्यादा केंद्रित होना चाहिए, उस पर बात करेंगे। तो आगे बढ़ें दोस्तों, उससे पहले आपसे अनुरोध करता हूं कि अगर आपको हमारा चैनल, हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। उससे हमें बहुत हौसला मिलता है, अच्छा लगता है और ज्यादा काम करने की प्रेरणा भी मिलती है। तो थैंक यू वेरी मच। तो बात ऑपरेशन सिंदूर, संसद में चर्चा। अब क्या महत्वपूर्ण बातें कहीं राहुल गांधी ने एज विपक्ष के नेता, लीडर ऑफ ऑपोजिशन एलओपी। उनकी बातों में 4-5 प्रमुख बिंदु थे। एक तो उन्होंने कहा सीज फायर क्यों किया गया, अगर हम मजबूत स्थिति में थे, किस वजह से सीज फायर हुआ, क्या ट्रंप के कहने पे, उनकी इंटरफेरेंस पे सीज फायर हुआ। वो 27-28 बार बोले हैं कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर, युद्ध विराम कराया। अगर ये बात गलत है जैसे सरकार कहती है तो ट्रंप का नाम लेकर क्यों नहीं उन्हें गलत कहती। दूसरी उन्होंने बात की कि चीन और पाकिस्तान के जो बढ़ते हुए संबंध हैं और इतने नजदीकी, एक तरह से वो एक जैसे हो गए, एक दूसरे के साथ गुद गए हैं भारत के खिलाफ, उस पे भारत की क्या नीति है और ऐसा भारत क्यों होने दे रहा है। क्योंकि अब तक इंडियन फॉरेन पॉलिसी का एक निश्चित ध्येय था कि पाकिस्तान और चीन को इतना करीब नहीं आने दें जितना वो इस समय है। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि भारत को कितना नुकसान हुआ है, कितने हमारे लड़ाकू विमान गिरे हैं और उसका क्या कारण था, क्या हमारे पास पॉलिटिकल विल नहीं थी, क्या हमने पीछे हाथ बांध के अपने सैनिकों को, वायुसेना को कहा कि आप युद्ध करिए, लड़ाई करिए, इसलिए हमें ये नुकसान हुआ। एक बात उन्होंने और बहुत महत्वपूर्ण की कि क्यों हमने पाकिस्तान को अपने इरादों से अवगत करा दिया, कि जैसा राजनाथ सिंह जी ने कहा कि रात 1:05 पे 7 तारीख के तड़के या 6 तारीख की रात ऑपरेशन सिंदूर हुआ और 22 मिनट में ख़त्म हो गया। और उसके बाद पाकिस्तान को फ़ोन करके बता दिया गया कि हम और बढ़ाना नहीं चाहते इस लड़ाई को, हमारा लक्ष्य पूरा हो गया है। तो हमने एक तरह से अपने पत्ते खोल दिए और पाकिस्तान को ये दिखा दिया कि हमारे में आगे लड़ाई या पूरी लड़ाई करने की इच्छा शक्ति नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने एक प्राइम मिनिस्टर पर डायरेक्ट आरोप लगाया कि आप अपनी पीआर, अपने प्रोपेगेंडा, अपनी छवि बनाने के लिए कहीं राष्ट्र का नुकसान तो नहीं कर रहे, अपने को राष्ट्र के ऊपर तो नहीं रख रहे। तो और भी कुछ बातें थी, लेकिन मेरे ध्यान में यही प्रमुख बिंदु है। प्राइम मिनिस्टर का जवाब क्या था? प्राइम मिनिस्टर का जवाब 1.5 घंटे के से भी ज़्यादा चला, करीब 2 घंटे। बहुत ही पुरजोर ढंग से उन्होंने अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य ये था कि हमें टेररिस्ट ठिकानों पर हमला करना था, उनको डिस्ट्रॉय और नेस्तनाबूद करना था, वो हमने आधे घंटे में कर दिया। और जो पहले दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी 7 मई की सुबह, उसमें ही भारत ने बहुत क्लियर अपनी नीति स्पष्ट कर दी थी कि हम और लड़ाई नहीं बढ़ाना चाहते, नॉन एस्केलेटरी नेचर है हमारा और हम इसको और नहीं बढ़ाना चाहते। लेकिन वो पाकिस्तान की तरफ से कुछ दुस्साहस किया गया, उसका उनको ज़बरदस्त सबक सिखा दिया गया, उनके मिलिट्री टारगेट हुए, निशाने पे लिए गए और उन्हें नेस्तनाबूद किया गया। दूसरी बात उन्होंने बहुत स्पष्ट कह दी कि दुनिया में किसी भी देश ने, किसी भी नेता ने हमें युद्ध विराम के लिए नहीं कहा, ना मजबूर किया। कहने का मतलब कि पाकिस्तान एक तरह से हमारे द्वार पे आया, हाथ जोड़े हुए आया, जैसे बहुत बुरी तरह पिटाई खाने के बाद आया, और इसलिए युद्ध विराम हुआ कि पाकिस्तान ने मांगा और हम अपना लक्ष्य पूरा कर चुके थे। साथ ही साथ उन्होंने जब चीन की बातें हुई तो इस तरह की बातें की कि किसकी वजह से चीन और पाकिस्तान इतने साथ हैं, और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से लेके अब तक कांग्रेस सरकारों का वृतांत गिना दिया कि कैसे चीन उनकी नीतियों की वजह से ज़्यादा मजबूत हुआ है और पाकिस्तान के साथ हुआ है और हमारा शत्रु राष्ट्र बना है। और भी उन्होंने कांग्रेस पे कुछ सीधे सीधे आरोप लगाए कि ये पाकिस्तान के साथ खड़ी हो जाती है, बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, देश हित से ज़्यादा राजनीति सोचती है, सिर्फ मेरे पे हमला करने की सोचती है। और इतनी उनको हमसे एक तरह की नफरत सी है कि वो राष्ट्र हित छोड़ के हमेशा हम पे हमला करने की कोशिश करते हैं।
जिसकी वजह से सेना को भी डिमोरलाइज करते हैं, राष्ट्र को भी डिमोरलाइज करते हैं और कहीं ना कहीं पाकिस्तान का या राष्ट्र विरोधी तत्वों का हाथ मजबूत करते हैं। कांग्रेस को उन्होंने कहा कि बहुत कमजोर पार्टी हो चुकी है। कांग्रेसियों से आह्वान किया कि आप प्लीज एक परिवार के आगे देखें, मतलब गांधी परिवार के आगे देखें, अपनी रीढ़ की हड्डी दिखाएं, अपने स्वयं निर्णय लें और कुछ आगे बढ़े कांग्रेस। साथ ही साथ उन्होंने चुनावों में उसकी दुर्गति की तरफ भी इशारा किया। तो ये तो मोटी मोटी बातें थी। अब कौन सी ऐसी बातें हैं जो शायद नहीं कहनी चाहिए थी दोनों तरफ से, आज मेरा फोकस उस पर रहेगा। तो राहुल गांधी को क्या नहीं कहना चाहिए था? एक तो देखिए, ठीक है कि इंदिरा गांधी ने किसिंजर और निक्सन के इरा में एक तरह से अमेरिका को धता बता दी थी, लेकिन बार बार ये कहना कि आप ट्रंप का नाम लीजिए, वो थोड़ा सा चर्लिश या बचकाना लगता है। ठीक है, आपका पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर होता है। आप देखिए कि भारत इस समय कितनी विषम स्थिति में है। हमारी ट्रेड टॉक्स अमेरिका के साथ चल रही हैं, उसका जो नतीजा निकलेगा, जो एक्चुअली तो उसकी मियाद अभी 1-2 दिन में आ जाने वाली है, 1 अगस्त तक नए टैरिफ्स अनाउंस होने, लेकिन उसका जो नतीजा निकलेगा वो भारतीय अर्थनीति पे, हमारी कारोबारी स्थिति पे, हमारी इकोनॉमी पे बहुत दूरगामी प्रभाव डालेगा। प्लस नंबर 2 बात ये भी है कि क्या पर्पस सब होगा। आप एक अपने अलाई को, चलिए अलाई नहीं भी है, जबकि दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है, जब आपने कह दिया किसी का इंटरफेरेंस नहीं हुआ, तो ये बोल के क्या सिद्ध हो जाएगा कि भाई झूठा है ट्रंप, जो बार बार राहुल गांधी कह रहे थे। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी को अगर नहीं सूट करता तो नहीं सूट करता, उस बात को जाने दीजिए। आप अपना पॉइंट रख रहे हैं, मजबूती से रखा है, बट इंसिस्ट नहीं करना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर के दिमाग में कई बातें हो सकती हैं। मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा बात उसमें टैरिफ टॉक्स की होगी, जो चल रही हैं और जो अगर उल्टी पड़ती हैं तो भारत को बहुत नुकसान हो सकता है। लेकिन टैरिफ पे चर्चा एक दूसरे संवाद में करूंगा आपसे। दूसरा, चीन के साथ जो बार बार वो बात करते हैं, बिल्कुल सही और इशारा करते हैं राहुल गांधी कि चीन और पाकिस्तान का जो हाइफनेशन है, जो क्लोज रिलेशन है, वो इंडिया के लिए बहुत ज़बरदस्त खतरा है। इतना बड़ा खतरा है जिसका शायद आप और हम आज अंदाज़ा नहीं लगा रहे हैं। डुअल फ्रंट खुल चुका है भारत के खिलाफ, ये एक रियलिटी है। तो हम इसको क्यों नहीं स्वीकार करते? मेरे ख्याल से इंडियन गवर्नमेंट भी अच्छी तरह समझती है, लेकिन उसके कहीं ना कहीं हाथ बंधे हुए हैं। उस स्वीकारोक्ति से क्या हो जाएगा? अगर आप संसद में सरकार मान लेगी कि हाँ, पाकिस्तान और चीन बहुत नज़दीक हैं और हमारे लिए भारी खतरा है, तो उससे पर्पस क्या सर हुआ? कहीं ना कहीं अभी तक प्रयास ये चल रहा है ना कि चीन को इतना करीब नहीं आने दें पाकिस्तान की कि वो खुल के हमारे सामने खड़ा हो, जो कि ऑलरेडी वो हो चुका है। लेकिन फिर भी अभी भी कई लक्ष्मण रेखाएं चीन ने अपने लिए खींच रखी हैं, इससे आगे नहीं बढ़ेगा। अगर हम बिल्कुल ही चौड़े में शत्रुता कर लेंगे, खुले में शत्रुता कर लेंगे, तो उसका नुकसान फिलहाल आज की स्थिति में तो हमें ही होगा। तो दोनों ये बातें मुझे लगता है राहुल गांधी ने कुछ गलत कही। साथ ही साथ जो भारत को नुकसान हुआ है उसकी तरफ बार बार इशारा करके भी आप क्यों गवर्नमेंट को मजबूर करना चाहते हैं कि वो पत्ते या वो स्ट्रेटेजिक बातें संसद में, सदन में बोली जाए? ठीक है, आपने अपना पॉइंट रख दिया। तो ये बातें मुझे लगता है कि राहुल गांधी को शायद इतनी ज़ोरदार ढंग से या इतनी कड़वाहट या इतनी आक्रामकता के साथ नहीं भी कहते तो काम चलता। बट वो लीडर ऑपोजिशन है, उनकी अपनी पॉलिटिक्स है, कांग्रेस की अपनी ज़रूरत है, उनको प्राइम मिनिस्टर और सरकार को डॉक में खड़ा करना है, तो उनको कई बातें कहनी पड़ेंगी। वो उन्होंने कही, लेकिन सरकार ने जो सीधा सीधा जवाब नहीं दिया, उसका कारण मैं आपको बता रहा हूँ। अब सरकार की तरफ से यानी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से क्या बातें ऐसी हैं जो उनको नहीं कहनी चाहिए? एक तो मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर कभी कभी अपने पद की गरिमा से थोड़ा हट के बोलते हैं। जैसे कल जो उन्होंने मौसी वाला डायलॉग 3-4 बार बोला शोले का, प्राइम मिनिस्टर को आवश्यकता नहीं है, वो देश के नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं? थोड़ा सा मुझे लगा कि वो अगर वो नहीं भी करते तो उनके भाषण की गरिमा ज़्यादा बनी रहती, उनकी बातों का ज़्यादा असर हमारे मन पे पड़ता। ठीक है, हो सकता है उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी एक बड़ा तबका है जिसने उसका लुत्फ लिया होगा, तालियां बजाई होंगी, और वही बड़ा तबका शायद वोटर का भी है। लेकिन हर बात में वोटर, राजनीति, लोग क्या कहेंगे, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या कहेगी, उसके आगे प्राइम मिनिस्टर को अपने एक जो उनका कद है, उनकी जो गरिमा है, उनके पद की, उनकी स्वयं की, उसको ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी बात, उन्होंने कांग्रेस पे जो अटैक की है, मुझे ये पसंद नहीं आती बात, थोड़ी मुझे कम समझ में आती है कि आप बार बार कांग्रेस पार्टी को पाकिस्तान के बॉक्स में क्यों खड़ा कर देते हैं? एक मतलब ऑपोजिशन को वो बातें जो भी उठा रहे हैं, ठीक है, अगर वो कुछ ऐसी बातें उठा रहे हैं जिसका पाकिस्तान को भी झंडा उठा के भागने का मौका मिलता है, या कुछ और इंडिया के खिलाफ जो ताकतें हैं वो उसको इस्तेमाल कर सकती हैं, बट एट द सेम टाइम कोई भी क्या ये मान सकता है कि कांग्रेस ही पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं?
या कांग्रेस या हमारी जो मेन ऑपोजिशन पार्टी हैं, जिसकी लगभग 18 से 20% सीट्स हैं संसद में, मतलब इतने लोग उसके साथ हैं देश में, क्या वो एंटी नेशनल है? क्या वो पाकिस्तान का हित साध रही है? क्यों नहीं वो अपनी बात कर सकते? तो ये जो राजनीति है, ये भी मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं थोड़ा लिमिट्स को एक्सीड कर चुकी है कि आप हर बात में कांग्रेस को, गांधी परिवार को इस तरह से प्रेजेंट करें कि साहब ये तो पाकिस्तानी बात करते हैं या पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू को समझिए, जवाब दीजिए, उसका प्रतिकार कीजिए, उसका विरोध कीजिए, आपको नहीं पसंद आ रही उसको गलत कहिए। बट जो मेन ऑपोजिशन पार्टी, मुख्य विपक्षी दल है, उसको बार बार इस तरह से कटघरे में खड़ा करना अच्छा नहीं लगता, शोभा नहीं देता। और प्राइम मिनिस्टर की एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो बहुत बड़े लोग हैं, कई लोग आंख बंद करके उनकी बात पर विश्वास करते हैं, तो उनको तो बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए इस तरह की बात, क्योंकि ये गलत मैसेजिंग है। तीसरी बात, मैंने जैसे पहले कहा कि मुझे समझ में आता है वो क्यों नहीं डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेते, वो क्यों नहीं चीन का नाम लेते। हालांकि इस बात पे थोड़ा सा मुझे एतराज़ था कि जब आपने ये कहा कि सिर्फ 3 राष्ट्रों ने पाकिस्तान का समर्थन किया, तो आप उसमें क्यों नहीं बोले कि उनमें चीन था, तुर्की था, शायद बांग्लादेश था तीसरा, या जो भी तीसरी कंट्री थी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। बट नाम लेने में से इतना परहेज भी ऐसा लगता है कि कहीं कुछ हम बहुत ही आवश्यकता से ज़्यादा तो सतर्क नहीं हो रहे। तो वो बात। दूसरी जो उनकी जो स्ट्रेटेजिक बातें थी कि हमारा लक्ष्य पूरा हो चुका था और हम एस्केलेशन नहीं चाहते थे, बिल्कुल सही बात है। सरकार समझती है कि अगर युद्ध की स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल जाएगी, नियंत्रण के बाहर जाएगी, अगर वो बढ़ता जाएगा, तो आज दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो दूसरे को अपनी मन मर्जी के हिसाब से सबक सिखा सके, निपटा सके, नेस्तनाबूद कर सके। बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। तो वो एक हमेशा युद्ध के संदर्भ में हमें ध्यान रखना चाहिए। तो राहुल गांधी ने यह हाथ पीछे करके देश को लड़ाई में झोंक देना, वायुसेना के हाथ पीछे करके बांध के उनको उड़ने के लिए भेजना, ये सब बातें पॉलिटिशियन या ऑपोजिशन की तरह से ठीक है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने उस पर जो भी जवाब दिया वो बिल्कुल सही था। एक और जो बात मुझे प्राइम मिनिस्टर की थोड़ी सी या सरकार की, देखिए आप 2014 से सरकार में है, प्रियंका गांधी ने भी इस बात का जिक्र किया थोड़ा सा, कई विपक्षी नेताओं ने भी किया। तो जब आप 2014 से सरकार में है, 11 वर्षों से आपकी सरकार चल रही है, तो आप कब तक नेहरू, राजीव गांधी, इन सबको ब्लेम करते रहेंगे? ठीक है, वो आप पॉइंट आप कई बार इस्टेब्लिश कर चुके हैं, पुनर्स्थापित करना चाहें एक बार कहिए, लेकिन अगर आपकी डिबेट का सारा एम्फेसिस, आपके तर्कों का सारी बुनियाद सिर्फ वापस पीछे जा के नेहरू जी को ब्लेम करना, जिन्होंने ज़रूर गलतियां की हैं, चाहे वो कश्मीर के संदर्भ में, चाहे चीन के संदर्भ में, लेकिन अब उस पर छाती पीटने से कुछ होगा नहीं। आप वो पॉइंट बार बार पुनर्स्थापित करने से जो लाभ मिलना है, तो अभी तो वो विपक्ष में बैठे हैं, आप सत्ता पक्ष में बैठे हैं। आप बताइए आपकी क्या योजना है, आपके क्या प्लान्स हैं, आप कैसे आगे टैकल करना चाहते हैं, स्थितियां जो इतनी बिगड़ी हुई हैं उसको कैसे सुधारेंगे भारत के पक्ष में, ये ज़्यादा आउटलाइन करे सरकार। तो मेरे ख्याल से संजीदा लोगों को और जो रियली देशभक्त हैं, एक सिर्फ ताली बजाने वाली कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, वो ज़्यादा कन्विक्शन के साथ आपकी बात को अप्रिशिएट करेंगे। तो ये कुछ बातें हैं जो मुझे लगा कल के राहुल गांधी बनाम मोदी के संवाद में कुछ खास बातें थी। एक बात और, जो आप पॉलिटिकल अटैक कर रहे थे मोदी जी कांग्रेस पे कि सिर्फ उसकी इतनी स्ट्राइक रेट थी, इतनी स्ट्राइक रेट थी, तो वो सिर्फ उन स्टेट्स को गिना रहे थे जहाँ कांग्रेस बुरी तरह हारी है। भाई राजस्थान का कोई उल्लेख नहीं, तेलंगाना का उल्लेख नहीं, कर्नाटक का उल्लेख नहीं, महाराष्ट्र का उल्लेख नहीं। तो ये परजीवी पार्टी कहना ठीक है, बट वो एक किस्म की पॉलिटिक्स है, उससे मेरी इतनी बड़ी असहमति नहीं है, बट वो गलत बयानी तो है, एक लेवल पे सेलेक्टिव बयानी, मतलब गलत बयानी। बट वो प्राइम मिनिस्टर का एज अ पॉलिटिशियन शायद प्रेरोगेटिव है विच ही एक्सरसाइज। तो ये मेरा मत था राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी के बीच जो संसद में टकराव हुआ। लेकिन कुल मिला के चर्चा बहुत शानदार रही, विपक्ष ने भी अपनी बातें बहुत ज़ोरदार ढंग से रखी, चाहे वो अखिलेश थे, चाहे प्रियंका गांधी थी। गौरव गोगोई की स्पीच जो ओपनिंग विपक्ष की तरफ से हुई थी बहुत दमदार थी, और प्राइम मिनिस्टर अमित शाह, राजनाथ सिंह जी, इन्होंने भी अपनी बातें बहुत पुरजोर ढंग से की और इंडिया का स्टैंड कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश किया। जयशंकर ने भी अपनी बात को अच्छी तरह से रखा, हालांकि वो उस बात का जवाब नहीं है कि उन्होंने क्यों ये बात कही जो राहुल गांधी ने जिस तरह इशारा किया कि भाई चीन हमसे बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है तो क्या हम उससे डरते हैं, वो शायद उन्हें पब्लिकली नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन बातें निकलती हैं, कई बातें स्लिप हो जाती हैं। उसी तरह से एक बात पे मुझे एतराज़ है कि ऑपोजिशन को ऑपरेशन महादेव में जो टेररिस्ट मारे गए हैं परसों, उस पर एक सवालिया निशान नहीं उठाने चाहिए जब तक उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं।
क्यों कहना कि ये क्या टाइमिंग हुई साहब, जिस दिन संसद में बात हो रही है उसी दिन मार दिए गए। ठीक है ना, आप एक्सेप्ट कीजिए बात को जब तक आपके पास कोई डेफिनेट प्रूफ सबूत टू द कॉन्ट्री नहीं हो। तो लेकिन संसद में चर्चा हुई, ये बहुत अच्छी बात है, कई बातें निकल के आई, शायद बहुत ज़्यादा नई बात कोई नहीं निकल के आई, लेकिन दोनों पक्षों ने अपना मत जोरदार ढंग से रखा। और मुझे लगता है अगर हम क्रिकेट की एनालॉजी लें या उससे तुलना करें तो जो हाल में टेस्ट मैच समाप्त हुआ है इंडिया और इंग्लैंड के बीच में, 4th टेस्ट मैच, उसी की तरह से ये मैच भी काफ़ी हद तक ड्रॉ रहा। किसी एक पक्ष की जीत नहीं, कभी कोई आगे लगा कभी कोई आगे, लेकिन अंततः दोनों ने अपनी बात मजबूत ढंग से रखी और ये मैच को हम ड्रॉ की श्रेणी में रख सकते हैं। तो बहुत बहुत आभार आपका अपना समय निकालने के लिए और मुझे सुनने के लिए। और आपसे एक बार पुनः अनुरोध कि अगर आपको हमारी बातें, हमारा संवाद, हमारे तर्क और हमारा मत अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस कंटेंट को अपने दोस्तों, परिजनों, मित्रों, रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए, उससे हमारा हौसला बढ़ता है। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते, जय हिंद।